जो कि हमने, अब आगे चलते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं, एक मिनट, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग आपके पास कंटेंट बॉक्स भी होता है और बॉर्डर बॉक्स भी होता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग कोई डिफाइन नहीं करते कि आपके पास बॉक्स साइजिंग क्या होगी, तो आपके पास कंटेंट बॉक्स होती है। कंटेंट बॉक्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह आपने हाइट और विड्थ अप्लाई किया है, तो ये सीधा जाके आपके इस कंटेंट पे जाके लग जाएगी। जो फर्स्ट हेडिंग है ना, इस पे जाके आपके लग जाएगी। इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। सिलेक्ट किया इसको, तो ये पूरी की पूरी जो 300 पिक्सल आपकी हाइट टू विड्थ है, ये आपके कंटेंट पे जाके लग गई। अगर आप लोग इधर मतलब वेबसाइट पर देखें, तो जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन है वो फर्स्ट हेडिंग वाला है। ठीक है, इसका ये होता है आपके पास कंटेंट, कंटेंट बॉक्स, यानी कि जो आपकी हाइट और विड्थ है वो सीधा आपके कंटेंट पे जाके लग जाती है, सीधा आपके जो फर्स्ट हेडिंग है इस पे जाके लग गई है। इसमें एक और होता है कंटेंट बॉक्स, इसमें एक और हमारे पास ऑप्शन होता है बॉर्डर बॉक्स का। बॉर्डर बॉक्स, अच्छा बॉर्डर बॉक्स में अब जब मैंने बॉर्डर बॉक्स किया, तो आपने इसमें कोई चेंजेस होते हुए देखे। इसको हम लोग इंस्पेक्ट में देखते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, इसकी हाइट मैंने 300 पिक्सल डिफाइन की हुई है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 250 पिक्सल और 250 पिक्सल हाइट आ रही है। तो बॉर्डर बॉक्स में ये होता है कि जो आप लोग हाइट और विड्थ लगाते हैं, तो आपके जो पैडिंग और जो आपका बॉर्डर है उन और कंटेंट है, इन तीनों को कवर करता है। जैसे 250 है, अब 250 इसमें 20 ऐड करें 270, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इस 20 को भी ऐड करिए, विड्थ की बात कर रही हूँ। इसके बाद इस 20 को भी ऐड करें 290, एंड यहाँ पे आपका पूरा 300 पिक्सल हो जाएगा। इस तरह अगर आप लोग हाइट की बात करें, तो 250 पिक्सल इसकी हाइट है, ऊपर से 20 की पैडिंग अप्लाई की हुई है, और नीचे से भी 20 की पैडिंग अप्लाई की हुई है, तो 20 20 40, तो ये आपका 290 हो गया। ऊपर से 5 पिक्सल का बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है, तो ये आपके पास पूरा 300 पिक्सल का जो है वो आपका हाइट और विड्थ हो गई है। तो बॉर्डर बॉक्स में बेसिकली ये होता है कि जब आप जो भी हाइट और विड्थ अप्लाई करते हैं, जब आप किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर बॉक्स करते हैं, जब आप किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर बॉक्स करते हैं, जब आप इस पे हाइट और विड्थ अप्लाई करते हैं, तो वो आपके मतलब आपका बॉर्डर, पैडिंग और आपके कंटेंट को मिलाकर होती है। लेकिन जब हम लोग कंटेंट करते हैं, कंटेंट बॉक्स यहाँ पे करें, कंटेंट बॉक्स करें, तो ये पूरी की पूरी आपकी जो हाइट और विड्थ है 300 पिक्सल, ये आपके इस कंटेंट पे जाके लग जाती है। इसमें आपके पास एक्स्ट्रा से पैडिंग ऐड होती है, इसके पास आप एक्स्ट्रा आपके पास जो है वो बॉर्डर ऐड होता है। इसमें मार्जिन हम लोग काउंट नहीं करते। इस तरह अगर मैंने यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स किया था ना, तो बॉर्डर बॉक्स में ये होगा कि जो आपकी जो हाइट और विड्थ है, ये सिर्फ आपके बॉर्डर को कवर करेगी, पैडिंग को कवर करेगी, एंड आपके कंटेंट को कवर करेगी। इसमें मार्जिन आपका इंक्लूड नहीं होता। इन तमाम को मिला के आपके पास 300 पिक्सल की हाइट और विड्थ बन जाती है। तो ये था हमारे पास बॉक्स मॉडल और बॉर्डर बॉक्स। नॉर्मली जो हम डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट में बॉर्डर बॉक्स का ही यूज़ करते हैं, कंटेंट बॉक्स का यूज़ नहीं करते, और ये ज़्यादा रिकमेंडेड समझा जाता है बॉर्डर बॉक्स का। आगे हम लोग देख लेते हैं हमारे जो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो आपके, अगर मैं स्लाइड्स खोलूँ, ये था इनलाइन एलिमेंट्स। जो आपके इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, वो नॉर्मली आपके डिव होते हैं, H1 H2 होते हैं, आपके पैराग्राफ टैग होता है, लिस्ट होती है, फॉर्म होते हैं, हेडर फुटर। और जो आपके जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, वो स्पैन टैग होता है, एंकर टैग होता है, इमेज टैग। इसमें हम लोग अभी डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्पैन टैग बनाती हूँ। स्पैन टैग हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके। यानी तो लिख सकते हैं स्पैन, यहाँ पर दूसरा स्पैन टैग बनाते हैं। तो ये हमने स्पैन टैग बना लिया है, तो अभी के लिए कमेंट करते हैं। तो ये है आपका स्पैन टैग, उसको ऊपर करके लिखते हैं H2 हेडिंग के नीचे।
ये आपका स्पैन टैग आ गया, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपके H1 होते हैं, H2 होते हैं, पैराग्राफ होते हैं और जो भी अभी हमने देखा स्लाइड्स में, वो उसमें क्या होता है कि एक मिनट पहले CSS हटाते हैं। अच्छा, उसमें हमने देखा कि ये जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है, आप इसके बाद कितनी मतलब इसके बाद कितनी ज़्यादा स्पेस है, लेकिन जो आपकी सेकंड हेडिंग है, वो आपकी नेक्स्ट लाइन से शुरू हुई है। जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा जो न्यू स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन से शुरू होते हैं। वो कभी भी अगर बेशक जितनी मर्ज़ी स्पेस है उसके मतलब प्रीवियस एलिमेंट में, लेकिन वो हमेशा न्यू लाइन से शुरू होते हैं। और जो आपके इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं तीसरा स्पैन टैग है, यहाँ पे आपने डिफरेंस नोटिस किया कि आपका स्पैन टैग 1 है एंड ये आपका स्पैन टैग 2 है। तो ये आपने देखा कि इसके साथ से मतलब इधर स्पेस अवेलेबल थी तो इसके साथ से ही ये आके अप्लाई हो गया। लेकिन आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में देखा है कि जो फर्स्ट हेडिंग है इवन तो इसके मतलब राइट साइड में स्पेस थी बट उसके बावजूद जो उसकी जो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नीचे आके अप्लाई हो गया। तो ये होता है पहला डिफरेंस इनलाइन लेवल एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से शुरू होते हैं जबकि जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा अगर उसके प्रीवियस एलिमेंट के राइट साइड पे स्पेस है तो वो हमेशा वहां से शुरू होते हैं एंड अगर स्पेस मतलब अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो फिर वो नीचे जाके नेक्स्ट लाइन ऑक्यूपाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास पहला डिफरेंस। अच्छा दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर इसको सिलेक्ट करूँ मैं स्पैन को सिलेक्ट करेंगे एंड इस पे CSS अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल इसका पिंक कर दें। एक मिनट, ठीक है। तो ये अब इसका मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया पिंक। इसमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड हेडिंग सेलेक्ट करूं H2 पे अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर अप्लाई करें फॉर एग्जांपल एक्वा तो ये आपने देखा होगा कि अगर मैंने इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया तो इसने सारी विड्थ ऑक्यूपाई की है। इसको ब्राउजर में भी खोल के देख लेते हैं कि जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसने सारी की सारी विड्थ ऑक्यूपाई किया लेकिन आपने डिफरेंस नोटिस किया होगा जो स्पैन टैग है जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है उसने सारी की सारी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की उससे जितनी स्पेस रिक्वायर्ड थी उसने उतनी ही ऑक्यूपाई किया प्लस अगर हम लोग और इनलाइन मतलब और इनलाइन टैग ऐड करते हैं तो वो इसके साइड में ही आके इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस मैंने दिखाना था कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उन पे आप लोग हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हैं बट जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है उस पे आप लोग हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ये आपका एज टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है इस पे हाइट अप्लाई करते हैं हाइट फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल तो 50 पिक्सल इसने हाइट भी अप्लाई होने दी एंड विड्थ देखते हैं विड्थ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल ठीक है तो इसने विड्थ भी अप्लाई होने दी लेकिन आप लोग स्पैन टैग पे हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते स्पैन टैग चूंकि इनलाइन एलिमेंट है इसलिए आप इस पे हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाइट अप्लाई की इसने अपने ऊपर हाइट अप्लाई नहीं होने दी स्पैन टैग ने इसकी हाइट उतनी की उतनी ही है इस पे विड्थ अप्लाई करते हैं तो मैंने इस पे विड्थ अप्लाई की फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल ही तो इसने विड्थ भी अप्लाई नहीं होनी थी। तो दूसरा डिफरेंस इन दोनों आपके एलिमेंट्स में ये है कि जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हैं वो हाइट और विड्थ अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने देते बट जो आपके क्या है जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है ये अपने ऊपर हाइट और विड्थ अप्लाई होने देते हैं इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है और जो तीसरा डिफरेंस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग हमेशा जो पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करते हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है वो हर तरफ से आपके पैडिंग और मार्जिन को अप्लाई होने देते हैं इससे हम लोग इधर अप्लाई करते हैं 10 पिक्सल ये हमने देखा है इसका शॉर्ट है नोटेशन 20 पिक्सल सॉरी H2 में अप्लाई करनी है
10 पिक्सल, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि टॉप से 10 पिक्सल का स्पेस आ गया। एंड उसके बाद 20 पिक्सल, 30 पिक्सल और 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये आपके जो पैडिंग है उसको अलाउ करता है। मार्जिन भी अप्लाई कर लेते हैं। चले यहाँ इस 10 पिक्सल का मतलब मैंने आपको बताया कि टॉप और बॉटम दोनों से अप्लाई हुआ है। 20 का मतलब है राइट और लेफ्ट से अप्लाई हुआ है। अच्छा, स्पैन टैग में जो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि स्पैन टैग में कभी भी आप लोग मतलब आप लोग हमेशा हॉरिजॉन्टली आप लोग पैडिंग और मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकली कभी भी नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, ऊपर और नीचे से कभी भी पैडिंग और मार्जिन अप्लाई नहीं कर सकते। इसका कलर रेस करते हैं एंड इसको कलर देते हैं, फ़ॉन्ट कलर ब्लू इसका फ़ॉन्ट कलर हो गया, ठीक है। एंड अब इसको हम लोग पैडिंग देते हैं। पैडिंग फॉर एग्जांपल मैंने दी, तो ये आपने डिफरेंस नोटिस किया होगा कि इसने अपने मतलब हॉरिजॉन्टली तो इसने पैडिंग अप्लाई होने दी, बट वर्टिकली इस पे कोई डिफरेंस नहीं आया। इसको 50 पिक्सल देते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर हो। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली पैडिंग 50 पिक्सल का मतलब ये है कि आपकी पैडिंग जो है वो चारों डायमेंशन से अप्लाई होनी चाहिए। बट यहाँ पर आप लोग आपका जो इनलाइन लेवल का एलिमेंट है उसने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली पैडिंग अप्लाई होने दी, मतलब लेफ्ट और राइट से अप्लाई होने दी, उसने ऊपर और नीचे से अप्लाई नहीं होने दी। इसी तरह मार्जिन देखते हैं। 50 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 30, ठीक है। तो मार्जिन भी इस पे जो है वो वर्टिकली अप्लाई नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, इवन दो आप बेशक पैडिंग टॉप अप्लाई भी कर लें। पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो आपका इनलाइन लेवल का एलिमेंट है। इस तरह पैडिंग बॉटम भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये पैडिंग मतलब जो भी वर्टिकली अगर आप लोग पैडिंग अप्लाई करेंगे या मार्जिन अप्लाई करेंगे इनलाइन एलिमेंट पे तो वो अप्लाई नहीं होने देगा, लेकिन अगर आप लोग हॉरिजॉन्टली करेंगे लेफ्ट राइट से तो वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, ये आपके अप्लाई हो गया। ठीक है, तो तीसरा मेजर डिफरेंस यही है इनलाइन और ब्लॉक में कि जो इनलाइन है वो पैडिंग और मार्जिन सिर्फ हॉरिजॉन्टली अप्लाई होने देते हैं, वर्टिकली अप्लाई नहीं होने देते। लेकिन जो आपके ब्लॉक लेवल के एलिमेंट है वो जैसे स्पैन टैग सॉरी जो आपके इनलाइन लेवल के एलिमेंट है जिस तरह स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया या इमेज टैग हो गया जो हमने अभी देखे, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करते हैं, वर्टिकली नहीं करते। जबकि जो ब्लॉक वाले हैं वो चारों डायमेंशन से पैडिंग और मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमने किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में चेंज करना हो या ब्लॉक को इनलाइन में चेंज करना हो तो वो देखते हैं। इससे स्पैन टैग है, इसको मैंने ये एक इनलाइन बाय डिफॉल्ट ये एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन इसको मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैंने चेंज करना है ब्लॉक में, तो उसके लिए हम लोग करते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक में चेंज हो गया। इस पे पैडिंग भी अप्लाई हो गया है, इस पे मार्जिन भी अप्लाई हो गया है। पैडिंग इसको 10 करते हैं, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम। इसने हाइट विड्थ भी अप्लाई, एक मिनट, अच्छा, इसने हाइट विड्थ भी अप्लाई कर लिया इसलिए इतना दूर दूर हो गया। हाइट विड्थ 300 पिक्सल थी, 50 पिक्सल अब ये करीब है। एंड 50 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग किस तरीके से एक इनलाइन जो एलिमेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट एक्सपैंड टैग हमारे पास इनलाइन है उसको हम किस तरीके से ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक हम जो हमारा ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है जैसे एज 2 है, इसको अगर मुझे इनलाइन लेवल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले इनलाइन।
ठीक है, तो ये आपका डिस्प्ले इनलाइन हो गया है। बैकग्राउंड कलर को रेज करते हैं। तो ये आपका डिस्प्ले इस तरह आप लोग आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा डिस्प्ले और इनलाइन। अब एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, उसका मतलब ये है कि आप लोग आपके जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एडवांटेजेस हैं और आपके जो इनलाइन लेवल के एडवांटेजेस हैं, उन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जो इनलाइन ब्लॉक है वो दोनों का कंबाइंड वर्जन है, बेस्ट जो दोनों के वर्जन है उनको हमने कंबाइन कर दिया हुआ है। इनलाइन इनलाइन ब्लॉक, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये H2 हेडिंग थी। ठीक है, तो ये हमारे पास इनलाइन ब्लॉक आ गया है। जो आपके पास इनलाइन लेवल का एडवांटेज है वो ये है कि इनलाइन लेवल में चूंकि आपके पास साइड पे बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो ब्लॉक लेवल का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप लोग वो स्पेस जो है वो स्पेस सारी वेस्ट हो जाती है। तो और इसके अलावा ब्लॉक लेवल के एडवांटेजेस ये है कि ब्लॉक हाइट और विड्थ दोनों को एक्सेप्ट करता है। एंड इसके अलावा पैडिंग और मार्जिन भी चारों डायरेक्शन से एक्सेप्ट करता है, बट करता है और ना ही बाकी इस तरह अगर हम लोग एक हमारे पास ब्लॉक होता है, अगर इसको मैंने इनलाइन करना हो, डिस्प्ले इनलाइन, तो ये आप लोग देख लें। ठीक है, इनलाइन, अब इसने ना तो डिस्प्ले इनलाइन, इस पे मैंने हाइट और विड्थ अप्लाई की थी 300 पिक्सल की, इसने वो भी एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि इनलाइन ये एक्सेप्ट नहीं करते। एंड उसके बाद इसने पैडिंग और मार्जिन भी वर्टिकली एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये था हमारे पास इनलाइन लेवल एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। या आप हमने बॉक्स मॉडल भी देख लिया, पहले हम कंटेंट लिखते हैं, उसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करते हैं, फिर बॉर्डर अपना अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद मार्जिन अप्लाई करते हैं। पैडिंग और मार्जिन में फर्क ये होता है कि पैडिंग आपके कंटेंट को बॉर्डर से अलग करके रखता है, और जो मार्जिन है वो दो एलिमेंट्स को, मतलब जो दो नेबरिंग एलिमेंट्स हैं उनको अलग करके रखता है। तो ये मैंने आपको दिखाया भी था। अच्छा, इसको अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें, W3 स्कूल वालों की वेबसाइट है, इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि हर चीज आपके पास बॉक्स में है, मतलब हर चीज आपके पास बॉक्स मॉडल में है। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, जब नीचे जाएं तो आप लोग देख सकते हैं हर चीज बॉक्स मॉडल में है। इवन ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करें, रिंग जीरो है, बॉर्डर जीरो है, मार्जिन ऊपर नीचे से 20 पिक्सल का लग रहा है। तो अगर हम लोग इनकी हेडिंग को देखें, तो हेडिंग में आप लोग कंटेंट की हाइट फिट देख सकते हैं, बाकी पैडिंग, फिर उसके ऊपर बॉर्डर, मार्जिन और पोजीशन भी हम लोग अप्लाई करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये था हमारा बॉक्स मॉडल। अच्छा, एक मिनट, क्या आगे चलते हैं। हमें देख ले कंटेंट होता है, हाइट विड्थ आप लोग कंटेंट पे अप्लाई करते हैं। जब आप लोग बॉर्डर बॉक्स कंटेंट बॉक्स करते हैं, बॉक्स साइजिंग सॉरी कंटेंट बॉक्स करते हैं, एंड पैडिंग उसके बाद बॉर्डर एंड देन मार्जिन जो कि एलिमेंट्स को सेपरेट करके रखता है। उसके बाद हमने देखा कंटेंट बॉक्स, आपका बॉक्स साइजिंग में कंटेंट बॉक्स आपके पास बाय डिफॉल्ट रहता है अगर आप लोग खुद से कोई डिफाइन नहीं करते। और कंटेंट बॉक्स का मतलब ये नाम से जाहिर है कि आपकी सारी जो हाइट और विड्थ है आपके कंटेंट पे जाके लग जाएगी। और अगर हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करें, जो कि रिकमेंडेड भी है, तो इसमें आपकी जो हाइट और विड्थ है वो पैडिंग, बॉर्डर एंड कंटेंट इनमें डिवाइड हो जाएगी। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स भी हमने देख लिया कि वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, सारी विड्थ देते हैं, एंड उसके बाद हाइट और विड्थ को अप्लाई होने देते हैं, टॉप और बॉटम, मार्जिन और पैडिंग हर तरीके से अप्लाई होने देते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स को देख लिया कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं
एक मिनट। हाँ, जो आपके इनर लेवल एलिमेंट मिस को। ईमान, जी जी। आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी, अब एक आ मिनट। रही है। ओके। ये जो आपका इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ये हमेशा कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। ये अगर आपका जो प्रीवियस एलिमेंट है उसके राइट पे स्पेस है तो वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, उतनी ही स्पेस लेगा जितनी नेसेसरी होती है। सब ब्लॉक में हमने देखा कि ब्लॉक आपकी सारी की सारी विड्थ ले लेता है, बट जो इनलाइन है वो उतनी ही स्पेस लेता है जितनी नेसेसरी होती है। हाइट और विड्थ को रिस्पेक्ट नहीं देता। एंड जो मार्जिन और पैडिंग है वो टॉप और बॉटम जो आपके वर्टिकल नहीं होने देता। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में हमने डिस्प्ले किसी इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन लिखते हैं। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का जो डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन है, उन दोनों के बेस्ट वर्जन को कंबाइन करते हैं, यानी कि उन दोनों के जो एडवांटेजेस है उनको लेता है। अब एडवांटेजेस क्या थे कि आप के जो अगर प्रीवियस एलिमेंट के राइट साइड पर स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हाइट और विड्थ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसके अलावा जो पैडिंग और मार्जिन है वो चारों मतलब चारों डायमेंशन से वो अप्लाई होनी चाहिए। डिस्प्ले नॉन फ्लैट स्क्रीन ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा, जिसमें हमने जो है वो बॉक्स साइजिंग पढ़ा एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पढ़ा। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैज क्वेश्चन देन आस्क। जी तारे का चीज पूछ ले, कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके। अ, जी मैम, इस कोर्स में हम सीएसएस के फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप, टेलविन वो भी पढ़ेंगे या जस्ट ये सीएसएस पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ सीएसएस पढ़ेंगे। सीएसएस के फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, वो नहीं पढ़ेंगे। वो बेसिकली आप लोग जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद पढ़ते हैं, या रिएक्ट के बाद। नॉर्मली बाय कन्वेंशन हम लोग ऐसे ही करते हैं। मिस सैरिश, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शुरू वाले मेरे कुछ जो मिनट्स थे वो मिस हो गए थे, क्योंकि उस वक्त आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे और स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो आप शुरू में आपने जो चीजें करवाई हैं बॉक्स मॉडल से पहले, इसका जो इंट्रोडक्शन था और स्टार्टिंग उससे पहले की, अगर वो आप रिपीट कर सकें ब्रीफली। एक मिनट में देख लूँ। अच्छा, बॉक्स मॉडल सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो वो एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्म में इंसर्ट होता है। सबसे पहले आपका कंटेंट होता है, फिर उसके बाद आपकी पैडिंग अप्लाई होती है, एंड उसके बाद आपका बॉर्डर अप्लाई होता है, और फिर मार्जिन अप्लाई होता है। अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके। और मैम आपने बिगिन यहीं से किया था, शुरुआत यहीं से की थी आज की क्लास की? जी जी, मैंने यहीं से शुरुआत की थी। इसके अलावा मैंने आपको पैडिंग अप्लाई करना सिखाई थी, मार्जिन अप्लाई करना सिखाया था, फिर उसके अलावा बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आई होप सो आपने वो देख लिया होगा। जी वो मैंने देखे था, मेरे स्टार्ट वाले आई थिंक 10 to 15 मिनट्स मिस हो गए थे। नहीं, क्लास 10 मिनट्स बाद ही शुरू हुई थी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि
जो हमने लास्ट टाइम HTML बनाया लास्ट वीक में, उसको हम इसमें बाद में यानी इनको दोनों को कनेक्ट करना हमें सिखाया जाएगा बाद में? ये कनेक्ट करना आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, मैं आपको अभी भी सिखा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं यूट्यूब से देखूंगी, मैं कल मेरा बाय मिस्टेक लेक्चर मिस हो गया था, तो मैं यूट्यूब से देखूंगी, ठीक है, लेकिन लेकिन इसका फिर भी मैं आपको बता दूं हम्म, कि आप CSS की एक अलग से फाइल बनाते हैं, एंड देन उसका लिंक आप लोग जो HTML का हेड टैग है उसके अंदर लिखते हैं, लिंक टैग के अंदर। बाद में आप उसका जो आपका href एट्रीब्यूट है उसमें आप लोग उसका पाथ प्रोवाइड करते हैं जो भी आपने फाइल बनाई है। और मैम इसकी जो ये फाइल है, जो इसकी PDF है, ये भी हमें मिल जाएगी स्प्रेडशीट पे, जो रिकॉर्डिंग शीट्स है? जी जी, ये जो आपकी ये जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन शो की थी आपको मिल जाएगी उस पर। जी थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फैज रसूल को क्वेश्चन है तो कर लें, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। मैम मेरा सवाल था कि पिछले हफ्ते हमने असाइनमेंट बनाई जिसमें उस पे काम कर रहा जी था, मुझे जी समझ नहीं पूछे। लग रही थी कि चार मैंने वो बनाए थे, एक हॉबी से कॉन्टैक्ट की चार फाइल थी, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि मैं हर एक अलग अलग फाइल में कैसे CSS अप्लाई करूँ। वो सब में ही हो रही थी और वो थोड़ा मसला कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करना। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। यानी कि चार फाइल्स हैं और एक ही मैंने CSS की फाइल बनाई है, मुझे कनेक्ट करनी नहीं आ रही कि हर एक फाइल को अलग अलग आ जाए, जी यानी जी, ये ना हो कि एक मैं करूँ और सब फाइल पे वही हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे करना। मतलब आप ये कह रहे हैं आपने HTML की 4 फाइल्स बनाई हुई हैं, जी तो उनको आपने लिंक करना है। लिंक नहीं, यानी कि मैंने एक CSS की फाइल बनाई है, मैंने H1 का टैग इस्तेमाल, मुझे ये पता नहीं लग रहा है वो कौन सी फाइल में जाकर वो H1 का टैग इस्तेमाल होगा, सब में H1 का टैग लगा होगा। अच्छा, वो आप लोग अलग से CSS की फाइल बनाएंगे, style.css या कोई भी नाम रख सकते हैं, और उसको अपनी HTML फाइल के साथ आप लिंक करोगे, और फिर आप एलिमेंट को सिलेक्ट करके उस पर CSS अप्लाई करोगे। नहीं मैम देखें, ये दो फाइल्स हैं, एक है हॉबीज की और एक है कॉन्टैक्ट की, उन दोनों में H1 का टैग इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो मैं चाहता हूँ बस कॉन्टैक्ट वाली पे हो, दूसरी वाली पे ना हो, तो तो उसका आप क्या आईडी सीन है। दे देना। तो आप आईडी देते हो तो जाहिर है जब आप H1 पे CSS अप्लाई करेंगे तो जहां जहां आपने H1 यूज किया हुआ वहां वहां जाके आपकी CSS लग जाएगी। आप आईडी दे दे, आप क्लास दे दे, आईडी हर एलिमेंट की यूनिक होती है, उसकी बेस पे सिलेक्ट करें एंड देन उस पर CSS अप्लाई करें, वो एग्जैक्ट उसी एलिमेंट पे जाके आपकी CSS लग जाएगी। ओके जो ओके भी ओके, आपने थैंक जिस पे भी CSS अप्लाई करनी है उसको आईडी दें, एंड आईडी की बेस पे आप उसे सिलेक्ट करके उस पर CSS अप्लाई करें। ओके मैम, थैंक यू। और का मैम ये चैट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके। मैं सवाल पूछ सकती हूँ?
अच्छा जी जी पूछें। जी मैम, ये जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि वो उन्होंने अलग अलग फाइल्स बना रखी हैं और उसमें H1 है और वो चाह रहे हैं कि एक ही फाइल में H1 हो, और उसके जवाब में आपने ये कहा कि आप क्लासेस और दूसरी चीज क्या थी, मैं वो सुन नहीं पाई। काइंडली आप वो टाइप करके बता देंगी, कोड लिख के, कि उसको किस तरीके से उस पर वो अप्लाई करना है, उसका क्या तरीका होता है उसको सेपरेट करने के लिए। मैंने ये कहा है कि आप लोग अगर आपने CSS अप्लाई करनी है किसी एक एलिमेंट पे, तो आप उससे आईडी दें, ठीक है, और उसी आईडी की बेस पे सिलेक्ट करके उस पे CSS अप्लाई कर ले। ये कल जो हमारी क्लास थी तो उसमें जो मतलब मैंने आपको सिलेक्टर्स का बताया था उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था, और इसका कोड भी अपलोड हुआ हुआ है। जो आपके पास जो शीट है एक्सेल की शीट, उसमें कोड भी अपलोड हुआ हुआ है, आप वहाँ से देख सकती हैं। कल मेरे पास इंटरनेट इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई थी क्लास, शायद इसलिए मैंने नोटिस नहीं किया फिर ये। ठीक है, मैं उसे भी चेक कर लूंगी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वरना दिखा भी देती हूँ। जी मैम, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप वो दिखा दें कि वो किस तरह से करना है, फिर बाद में मैं उसको शीट में भी सर्च करके देख लूंगी एक बार। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे मेरी स्क्रीन शो हो रही है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी मैम, शो हो रही है। यस। तो आप इसे आईडी देते हैं और यहाँ पे आप आईडी कुछ भी दे सकते हैं। आईडी हर एलिमेंट की यूनिक रहती है, ठीक है, एंड देन आप इसको CSS फाइल में आईडी की बेस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे तो ऑलरेडी मैंने CSS अप्लाई की हुई है। इस पैराग्राफ को मैं आईडी देती हूँ। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, बट आपने एक ध्यान ये रखना है कि आईडी हर एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए। जैसे आईडी मैंने इसको फर्स्ट दिया है, तो इस H3 की अगर मैं इसको मतलब इसको आईडी दूंगी तो इसकी जो है वो यूनिक होगी, हर एलिमेंट की आईडी यूनिक होगी। और इसको अगर हमने सिलेक्ट करके CSS अप्लाई करनी है तो वो इस तरीके से होगी कि आप लोग हैशटैग लगाएंगे, इधर फर्स्ट लिखेंगे एंड देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग CSS अप्लाई कर सकते हो। ये आपके CSS अप्लाई होगी। ये आपने आईडी की बेस पे सिलेक्ट किया, ये ऊपर हमने एलिमेंट की बेस पे सिलेक्ट किया। और अगर आप टैग की बेस पे सिलेक्ट करते हैं तो वो जहाँ जहाँ आपने टैग यूज़ किया हुआ अपनी वेबसाइट पे, वहाँ वहाँ जाके आपकी CSS अप्लाई हो जाएगी। इसलिए हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि हम लोग इनलाइन और इंटरनल CSS यूज़ नहीं करते, एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। इसका आंसर ये है कि एक्सटर्नल इसलिए यूज़ करते हैं कि जब आप CSS की एक अलग से फाइल बनाते हैं तो वो ये रीयूजेबल रहती है, उसको आप लोग बाकी HTML फाइल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप लोग इनलाइन और इंटरनल CSS यूज़ करेंगे तो इससे चूंकि सारा काम एक ही फाइल में हो रहा होगा HTML फाइल में, तो कोड काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाएगा और ना वो रीडेबल होगा ना वो क्लीन कोड। CSS की फाइल बना लेते हो तो वो फाइल आप लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी लिंक कर सकते हो। यस मैम, मिस सामना, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसका हमें कोई सर्टिफिकेट भी मिलेगा? जी जी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। मैंने क्लास के टाइम ये क्वेश्चन किया है, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी। थैंक यू सो कोई मच। बात नहीं, वेलकम।
जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने अभी कहा कि सीएसएस की जो फाइल है उसको आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं, तो इसकी कोई एग्जांपल दे सकती हैं, मतलब ये किस तरह से मुमकिन है? और जिस डॉक्यूमेंट के साथ हम इसको लिंक करेंगे, क्या इसमें जो स्टाइलिंग हमने की हुई है वो उस पे जाके अप्लाई हो जाएगी, इसका ये मतलब है? जी, अगर आप लोग अलग से सीएसएस की फ़ाइल बनाते हैं तो उसको आप जिस तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग किस तरीके से एचटीएमएल फ़ाइल के साथ सीएसएस की फ़ाइल को लिंक करते हैं, तो सेम आप लोग उसे मल्टीपल एचटीएमएल फ़ाइल के साथ भी लिंक कर सकते हो। बाकी सीएसएस अप्लाई करोगे तो वो डिपेंड करता है कि आपने एलिमेंट्स को किस बेस पे सिलेक्ट किया। अगर आपने H1 मतलब जो हेडिंग है आपकी H1 वो सिलेक्ट करके सीएसएस अप्लाई किया तो वो जहाँ-जहाँ आपने मतलब H1 टैग यूज़ किया हुआ है वो वहाँ-वहाँ जाके लग जाएगी। लेकिन अगर हम आपने आईडी की बेस पे सिलेक्ट किया हुआ है तो वो सिर्फ़ उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे ही जाके लगेगी सीएसएस, इसीलिए हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मिस ईमान, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो देन वी प्रोसीड, अदरवाइज टाइम हो गया, क्लास एंड करते हैं। मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमें क्लास एंड कर देनी चाहिए। क्लास एंड कर दें, आई डोंट थिंक किसी का कोई क्वेश्चन है अब। चलें, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम।